क्यों गिरा कोफोर्ज रिजल्ट के बाद 12% तक एंड क्यों पिछले 3 दिन से कोफोर्ज में हमें हैवी सेलिंग आती हुई दिख रही है एंड क्या ये एक अपॉर्चुनिटी है या क्या ये एक डरने वाली बात है, देखेंगे हम लोग आज की वीडियो में। वेलकम टू इन्वेस्टोग्राफर, मेरा नाम है अंकित एंड वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से लाइक का बटन दबा दो एंड कमेंट सेक्शन के अंदर वी आर द इन्वेस्टोग्राफर्स लिख दो। इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है एंड चैनल की ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कोफोर्ज की। कोफोर्ज का अगर हम लोग चार्ट पैटर्न देख लेते हैं तो पिछले हमें ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने में काफ़ी बड़ी एक कोफोर्ज ने रैली दी है। लगातार कोफोर्ज ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दी है मार्केट के अंदर। ऑलमोस्ट जिस रीजन से हम लोगों ने आप लोगों को सजेस्ट किया था मार्च अप्रैल के टाइम में, वहां से अगर हम लोग देख लें तो हाईएस्ट पॉइंट तक 120% तक का रिटर्न दिया था, यानी ऑलमोस्ट स्टॉक 2.2x तक हो गया था। एंड अभी के करंट लेवल्स पे देखें तो भी 86% के इसमें रनअप चल रहा है। तो क्यों कोफोर्ज इस टाइम पे हमें इतना ज़्यादा गिरता हुआ दिख रहा है, जब मार्केट को ये कंपनी इतनी ज़्यादा पसंद आ रही थी, जब मार्केट इस कंपनी को इतनी ज़्यादा बड़ी रैली दे रहा था। तो अब पिछले 3 दिन से ऐसा क्या हो गया कंपनी में कि मार्केट में इतनी ज़्यादा सेलिंग आ रही है, मार्केट में लोग इसके शेयर को इतना ज़्यादा सेल कर रहे हैं एंड इसके अंदर ऐसी क्या फंडामेंटल रीज़न चल रहा है, क्या इसके रिजल्ट्स इतने ख़राब आए हैं या फिर ये एक मार्केट का नॉर्मल करेक्शन है। अब अगर हम लोग इसके चार्ट पैटर्न की बात कर लें तो पिछले 3 दिनों में अगर हम लोग देखें तो कोफोर्ज हायर लेवल्स पे जो इसने लाइफ टाइम हाई बनाया है रिसेंटली पिछले 3 दिन पहले, वहाँ से अगर हम लोग लोएस्ट पॉइंट तक देख ले तो ऑलमोस्ट 22% तक कोफोर्ज करेक्ट कर चुका है। हायर लेवल्स 6000 के जोन से लेकर के ऑलमोस्ट हम लोगों को ये 4750 तक आता हुआ दिखा है। आज अगर हम लोग देख लें तो कोफोर्ज में अगर हम लोग BSE की वेबसाइट पे जाते हैं तो आप देख सकते हो कोफोर्ज के जो रिजल्ट आए हैं वो 8:11 पे आज सुबह के टाइम पे हमें रिजल्ट इसके आते हुए दिख रहे हैं, यानी कि मार्केट ओपनिंग से पहले ही हमें रिजल्ट इसके आते हुए दिख गए थे। अब अगर हम लोग इसके रिजल्ट्स के हाइलाइट्स की तरफ चलते हैं, जो कंपनी अपनी तरफ से बताना चाह रही है रिजल्ट के अंदर एंड क्या हम लोगों को रिजल्ट्स में देखने को मिला है, तो अगर हम लोग ओवरऑल हाइलाइट्स देख लें कंपनी की तो 7.5% से रेवेन्यू ऊपर गया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। जो एडजस्टेड एबिटडा मार्जिन है इनके वो 260 बेसिस पॉइंट यानी कि 2.6% से हम लोगों को एक्सपांड होते हुए दिख रहे हैं और 18.7% तक वो हमें जाते हुए दिखे हैं। अगर हम लोग इनके हाफ यानी कि FY22 का जो पहला हाफ था उसके अगर रेवेन्यू की हम लोग बात कर लें तो वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 39.9 यानी 40% से हमें रेवेन्यू इनका इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल जितने अभी आपने 2-3 हाईलाइट सुने, इससे ये तो आपको क्लियरली पता चल गया होगा कि कंपनी के रिजल्ट्स में कोई भी खराबी नहीं है, कंपनी के रिजल्ट्स में कोई भी दिक्कत हमें नहीं दिख रही है। इनफैक्ट इनको आप एक काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी कह सकते हो। अगर और डिटेल में हम लोग जाते हैं इसके रिजल्ट्स की तो रेवेन्यूज़ अगर हम लोग देख लें तो $212.8 मिलियन के रेवेन्यूज़ इनके आए हैं एंड 37.4% इन डॉलर टर्म्स में इंक्रीज हुआ है एंड रुपीज़ टर्म्स में अगर हम लोग देखें तो 36% से इनके रेवेन्यूज़ ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुए हैं एंड अगर हम लोग सीक्वेंशियली देखें तो 6.5% एंड रुपीज़ के टर्म्स में 7.4% इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। अगर हम लोग और इसकी डिटेल्स में चलते हैं तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर आप देख लो क्वार्टर का तो 22.8% से इंक्रीज हुआ है डॉलर टर्म्स में एंड अप्रॉक्सीमेटली लगभग उतना ही 21.6% रुपीज़ के टर्म्स में इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। ये हो गई इनकी फाइनेंशियल। अगर हम लोग बिजनेस की बात कर लें तो जो टोटल एग्जीक्यूटेबल ऑर्डर बुक है इनकी जो नेक्स्ट 12 मंथ्स की वो 40.6% यानी कि इनके पास 40% से ज़्यादा ऑर्डर इंक्रीज होते हुए इनको दिखे हैं। $688 मिलियन तक इनके ऑर्डर बुक जा चुकी है एज ऑन 30 सितंबर। ऑर्डर इनटेक अगर हम लोग देखें इस क्वार्टर के अंदर तो 285 मिलियन, मतलब इस क्वार्टर के अंदर इन्हें फ्यूचर के 285 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं जो ये इनको करने हैं एंड जो ये रेवेन्यू उससे कमा सकते हैं, जिसके अंदर 2 ऑर्डर्स तो $50 मिलियन से भी ज़्यादा के बड़े हैं। तो आप समझ रहे हो कि रिजल्ट इनके काफ़ी बढ़िया आए हैं, बिजनेस इनका काफ़ी बढ़िया चल रहा है, कोई भी इनके बिजनेस में दिक्कत नहीं है, कोई भी इनके रिजल्ट में दिक्कत नहीं है। अब आप लोगों को सवाल सीधा ये उठेगा कि आखिर इतना अच्छा रिजल्ट अगर आता है, एक अच्छा रिजल्ट दिया है कंपनी ने, कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है, तो फिर हमें मार्केट में इसमें स्टॉक में इतनी ज़्यादा गिरावट क्यों देखने को मिली। तो सबसे पहले 2-3 रीज़न मैं आपके साथ इसमें शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले रीज़न की तरफ अगर हम लोग चलते हैं तो वो हम लोगों का रीज़न क्लियरली इसके अंदर रहेगा। एक हो जाता है एक्सपेक्टेशन, ठीक है, एक हो जाता है इसका रीज़न एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन से अब आप क्या समझ रहे हो? एक्सपेक्टेशन का मतलब है कि मार्केट इनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा था। तो अगर मार्केट के हम लोग एक्सपेक्टेशन देखें तो मार्केट के एक्सपेक्टेशन के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप बहुत ज़्यादा वो सब देखो कि एनालिस्ट इसमें क्या नंबर प्रिडिक्ट कर रहे थे, एनालिस्ट क्या बोल रहे थे कि कितना रिजल्ट आने वाला है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू एक्सपेक्टेशन का मतलब है कि अगर आप इसकी रैली देखते हो, अगर आप इसके पिछले 3-4-5 महीने की रैली देखते हो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो एक चीज़ आपको इसमें क्लियरली दिख रही है कि कंपनी अगर
4-5 महीने के अंदर डबल आपको होती हुई दिखती है, अगर स्टॉक प्राइस आपको डबल होता हुआ दिखता है, तो इसका मतलब मार्केट इससे अनबिलीवेबल या फिर एक अनरियलिस्टिक परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहा है। एंड अब ऐसे स्टेज पे आके क्या हो जाता है कि चाहे कंपनी आपको कितना भी अच्छा रिजल्ट दे दे, कंपनी आपको कितनी भी अच्छी परफॉर्मेंस दे दे, बट वो सेटिस्फैक्टरी नहीं होती, क्योंकि आप उतना ज़्यादा दाम उसके लिए पे कर चुके हो, आप उतना ज़्यादा उसको हायर वैल्यूएशन पे जाके बैठा चुके हो। तो जब भी इस तरह की सिचुएशन होती है, जब भी मार्केट में या फिर आप रियल लाइफ में भी अगर देखो कि किसी चीज़ के लिए अगर आप बहुत ज़्यादा अमाउंट पे कर देते हो, किसी प्रोडक्ट के लिए अगर आप बहुत ज़्यादा अमाउंट पे कर देते हो, फिर चाहे वो प्रोडक्ट आपको कितना भी अच्छा मिले, कितना भी आपको उस प्रोडक्ट से सेटिस्फैक्शन मिले, बट बैक ऑफ द माइंड में आपके यही रहता है कि यार जितना पैसा मैंने दिया था उसके हिसाब से वसूल नहीं लग रहा है। तो यही चीज़ मार्केट के अंदर भी हमें होती हुई दिखती है। एंड हायर लेवल्स पे जब भी सेल ऑफ आता है इस तरीके से, तो उसके अंदर फिर एक पैनिक भी क्रिएट होता है। उसका रीज़न अगेन क्या होता है, जो मैं सेकंड रीज़न आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं इसके अंदर, प्रॉफिट बुकिंग। अब प्रॉफिट बुकिंग इसके अंदर हमें, अब आप लोग ये भी एक सवाल पूछ सकते हो कि यार अच्छी कंपनी है तो फिर प्रॉफिट बुकिंग क्यों देखने को मिल रही है। ऑब्वियसली कंपनी अच्छी है, बट हर कंपनी की साइकिल्स होती है जिसमें अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड बनता है। अब अगर कंपनी ने 3-4 महीने के अंदर आपको 100% या उससे ज़्यादा का रिटर्न दे दिया है, तो ऑब्वियसली कोई भी एक बड़ा इन्वेस्टर होगा, कोई भी एक इंस्टीट्यूशन होगा, वो एक अपना अमाउंट सिक्योर करने जाएगा, अपना प्रॉफिट सिक्योर करने जाएगा, क्योंकि जब तक आपके पास स्टॉक है तब तक आपका प्रॉफिट सिक्योर नहीं है ना, तब तक आपका वो स्टॉक नीचे आ सकता है, आपको स्टॉक में गिरावट देखने को मिल सकती है, तो आपके पास गारंटी नहीं है प्रॉफिट्स की। तो कोई भी इंस्टीट्यूशन होगा, कोई भी बड़ा इन्वेस्टर, इनफैक्ट रिटेल इन्वेस्टर्स भी प्रॉफिट बुक करने जाते हैं। एंड खास करके जब हायर लेवल से गिरावट आती हुई दिखती है, जब हायर लेवल्स पे गिरावट आना स्टार्ट होती है, देन आप लोगों को सडनली ये चीज़ रियलाइज होना स्टार्ट हो जाएगी कि यार ये कंपनी अगर 3-4 महीने में डबल हो चुकी है, तो अब हो सकता है इसमें हमें थोड़ी गिरावट देखने को मिले। तो एक काम कर लेना चाहिए, हम लोग इसमें से प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि जो कंपनी ने हमें 100% रिटर्न दिया है वो 30-40% नीचे गिरती हुई दिखे। तो इस वजह से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। इसके साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो ओवरऑल एक मार्केट का भी रीज़न निकल के आ जाता है कि ओवरऑल मार्केट में हमें बियरिश सेंटीमेंट दिख रहा था। तो यहाँ पे फिर एक चीज़ और क्या आ जाती है, सेंटीमेंट, कि अगर मार्केट को आप देखो तो पिछले एक वीक से मार्केट हमें काफ़ी अच्छी गिरावट दे रहा है, मार्केट में हमें काफ़ी ज़्यादा वीकनेस दिख रही है। तो जब इस तरीके से मार्केट में आपको वीकनेस देखने को मिलती है, तो एक सेंटीमेंट आपका ख़राब होता हुआ दिखता है, एक प्रॉफिट बुकिंग वाला सेंटीमेंट आता हुआ दिखता है। तो फिर हर न्यूज़, हर इवेंट के अंदर लोग उसमें ख़राब चीज़ें ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं, लोग उसमें नेगेटिव्स ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। एंड एक चीज़ जो मुझे लग रहा है हाई प्रोबेबिलिटी हो सकता है ये हो या ना हो, बट एक चीज़ जो मुझे पर्सनली इसमें लग रहा है कि शायद साइकोलॉजी या सेंटीमेंट में प्ले आउट हुआ हो सकता है, वो 4th पॉइंट है, इन क्वार्टर के जो हमें रिजल्ट्स प्रीवियसली आते हुए दिख रहे हैं। जैसे कि आप अगर TCS का रिजल्ट देखो, आप अगर डीमार्ट का रिजल्ट देखो, TCS का रिजल्ट अगर आप देखो अच्छा रिजल्ट था, अराउंड ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेशन के आसपास ही था। डीमार्ट का अगर आप रिजल्ट देखो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट था, फिर भी स्टॉक ने इतना ज़्यादा 20-30% का करेक्शन दिया। तो ये एक फैक्टर फिर प्ले आउट होना स्टार्ट हो जाता है कि लोगों को फियर आना स्टार्ट हो जाता है कि यार इस वाले रिजल्ट सीजन में हमें लग रहा है कि चाहे रिजल्ट अच्छा है या रिजल्ट ख़राब है, प्रॉफिट बुकिंग ही हमें देखने को मिलेगी। एंड जैसे ही कोफोर्ज की आज ओपनिंग हुई, तो अगर आप ओपनिंग इसको देखो तो हल्की सी हमें ओपनिंग गैप डाउन होती हुई दिख रही है। प्रीवियस क्लोज से अगर आप देखते हो, तो अगर हम लोग परसेंटेज वाइज इसमें देखते हैं कि ओपनिंग कितना नीचे हुई थी, तो अगर हम लोग प्रीवियस क्लोज से अगर इसको देखते हैं तो ऑलमोस्ट आपको दिख रहा है कि 1.5 से 2% इसमें गैप डाउन ओपनिंग आती हुई दिखी। तो ऐसे में क्या होता है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं या फिर जो ट्रेडर्स होते हैं जिन्होंने बड़ी पोजीशन शॉर्ट टर्म में बना रखी है, या फिर बड़े हैवी इन्वेस्टर्स हो जाते हैं इसके अंदर, तो फिर वो क्या करते हैं, उन्हें लगता है कि यार इस बार रिजल्ट सीजन में हमें क्लियरली ये चीज़ देखने को मिल रही है कि जब भी रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं तो भी स्टॉक गिर रहा है। तो बेसिकली ये वाला रिजल्ट सीजन प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ज़्यादा हमें जाता हुआ दिख रहा है। तो हो सकता है कि स्टॉक में 2% गैप डाउन ओपनिंग हुई है, तो जल्दी से यार सेल करके निकलते हैं, क्योंकि हो सकता है ये स्टॉक देखते देखते 4-5% गिर जाए। एंड उसी वजह से अगर आप इसमें एक चीज़ देखते हो तो आपको दिखेगा कि क्लियरली बहुत ज़्यादा पैनिक सेलिंग आई है स्टॉक के अंदर। स्टॉक ऑलमोस्ट इंट्राडे के अंदर 12% तक नीचे जाता हुआ दिखा, बट वहाँ से फिर एक अच्छी रिकवरी भी हमें देखने को मिली। अब इसमें सवाल उठता है कि क्या इतनी बड़ी गिरावट के बाद कोफोर्ज एक अच्छे बाइंग लेवल पे है, क्या कोफोर्ज हम लोगों को बाय कर लेना चाहिए या अभी हमें इसको बाय नहीं करना चाहिए। तो पर्सनली मेरा व्यू रहेगा कि जितने हायर लेवल से कोफोर्ज अभी गिरा है, तो बहुत ज़्यादा इसमें गिरावट हमें देखने को नहीं मिली है। हो सकता है हमें थोड़ी और गिरावट देखने को मिले, या फिर अगर हमें प्राइस करेक्शन देखने को नहीं मिलता है तो मोस्ट प्रोबेबली हमें कुछ इस तरीके से टाइम करेक्शन इसमें देखने को मिल सकता है। तो मेरी तरफ से यही सजेस्टेड रहेगा कि बेटर है कि अगर आपको फ्रेश बाइंग करनी है तो अभी आप
आंख बंद करके इसमें फ्रेश बाइंग ना करो। बेटर होगा कि आप थोड़ा सा वेट आउट करो, थोड़ा सा स्टॉक को स्टेबल होने दो एंड ओवरऑल मार्केट को, एक ब्रॉडर मार्केट को भी स्टेबल होने दो, तब आप एक इसमें क्लियर व्यू अपना बना सकते हो। अगर ओवरऑल आईटी सेक्टर को हम लोग देख लेते हैं तो पिछले 2-3 महीने में जिस तरह से आईटी सेक्टर ने रैली दी है, हो सकता है अगले 1 महीने 2 महीने तक आईटी सेक्टर हमें परफॉर्म ना करता हुआ दिखे, हो सकता है 1-2 महीने आईटी सेक्टर हमें कंसोलिडेशन में भी जाता हुआ दिखे। तो इस वजह से फ्रेश एंट्री अभी नहीं बनानी चाहिए, बेटर है इसको स्टेबल होने दें, इसको एक प्राइस बैलेंस अपना बनाने दें, उसके बाद हम लोग इसके अंदर कोई फ्रेश एंट्री बनाने के लिए देखें। जल्दी से बताओ आज का वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो जल्दी से लाइक का बटन दबा दो, कमेंट सेक्शन के अंदर वी आर द इन्वेस्टोग्राफर्स लिख दो। क्या कोई और स्टॉक है जिसमें आपको डर लग रहा है, आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा गिरावट हो गई है या बहुत ज़्यादा रनअप आ गया है, जिसको मुझे इस तरह की वीडियो में कवर करना चाहिए, तो उस स्टॉक का नाम भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर शेयर कर सकते हो। एंड एक हमारा इनिशिएटिव है सपोर्टर्स क्लब करके, अगर वो आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो वो आप ज्वाइन करने के लिए देख सकते हो, क्योंकि यूट्यूब पे पॉसिबल नहीं हो पाता कि हम लोग सबको पर्सनल अटेंशन दे पाएँ, पर्सनल गाइडेंस दे पाएँ, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मार्केट के अंदर। तो अगर आप चाहते हो कि आपको थोड़ी पर्सनल गाइडेंस मिले तो आप सपोर्टर्स क्लब ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें डेली 2:30 PM से हम लोग आधा से 1 घंटे का एक कॉल रखते हैं, जिसमें डायरेक्टली आप लोग हमसे क्वेरीज पूछ सकते हो, डायरेक्टली सवाल पूछ सकते हो, जो आपको दिक्कत आ रही है मार्केट के अंदर, तो उसको हम लोग कवर कर लेते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। आज का वीडियो इतना ही था, फिर मिलेंगे ऐसी किसी वीडियो में। थैंक यू।